हेलो। तो आज की क्लास होगी बीए सेकेंड सेमेस्टर का मानव भूगोल यूनिट नंबर सेकेंड। इसके अंतर्गत हमें देखना है मानव और पर्यावरण का संबंध, निश्चयवाद, संभववाद और नौ निश्चयवाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानव समाज के लिए स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण अति आवश्यक है, परंतु पर्यावरण स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनाना ये मनुष्य पर ही निर्भर करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर तो रहता है, लेकिन अपनी अनियोजित क्रियाओं के कारण पर्यावरण को बहुत अधिक हानि भी पहुंचाता है। मनुष्य कभी भी अपने पर्यावरण से अलग होकर के नहीं रह सकता और मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ एक परिवर्तनशील कार्यात्मक संबंध स्थापित रहता है। सरल भाषा में कहें तो मानव के बिना पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है और पर्यावरण के बिना मानव का। ठीक है, यानी मानव और पर्यावरण के बीच एक गहरा संबंध होता है। मनुष्य अपनी क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रभावित करता है और जब पर्यावरण प्रभावित हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है मानव को प्रभावित कर देता है। ठीक है, मानव समाज के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन मनुष्य अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को दूषित बना देता है और फिर मनुष्य पर्यावरण से अलग होकर के नहीं रह सकता और नहीं पर्यावरण का मनुष्य के बिना कोई अस्तित्व है और ना ही मनुष्य का पर्यावरण के बिना। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि निश्चयवाद या फिर नियतिवाद क्या है। निश्चयवाद को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी बोलते हैं और नियतिवाद भी। तो निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है, जिस विचारधारा को सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। निश्चयवाद उस समय की विचारधारा है जब प्राचीन काल में मनुष्य जो है पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर था। वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता था अपनी सुविधाओं के लिए और पर्यावरण के आदेशों का पालन करता था और वो उसके प्रचंडता से यानी प्रकोप से डरता था कि अगर हम पर्यावरण को मतलब पेड़ों को काटेंगे या फिर पर्यावरण को दूषित कर देंगे तो इसका परिणाम हमारे लिए बुरा होगा। ये सब सोच करके मनुष्य डरता था और प्रकृति की पूजा करता था उस समय। ठीक है, तो ये उसी समय की विचारधारा है जब मनुष्य प्रकृति का दास हुआ करता था। तो यही इसमें बताया गया है। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, अर्थात प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। इसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता। विकास की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावित हुआ और मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया और इन सब की वजह यह थी कि उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत कम था। यानी उस समय जो है मनुष्य को इतनी तकनीकी का यूज करना नहीं आता था। वो पूर्ण रूप से आदिम समाज का था, मतलब खेती भी अपने हाथों से करता था, किसी भी तरह की मशीनें नहीं होती थी। और आज के टाइम पे जितने फर्नीचर या फिर जितनी मशीनें लाइट वाइट की व्यवस्था है उस समय उतनी नहीं होती थी। जो भी होता था मनुष्य के लिए पर्यावरण ही सब कुछ था। उसके पास उतना दिमाग तो था लेकिन उस समय विकास उतना नहीं हुआ था। ठीक है, तो मनुष्य चाह कर भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकता था। उस समय मानव समाज का उतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज के समय पर हुआ है। मानव उस समय प्रकृति के आदेशों का पालन करता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होकर के उसकी पूजा करता था। रेटजेल ने ही आधुनिक रूप से ये बताया कि मानव के समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण से ही प्रभावित होते हैं। उसके बाद एलन सैंपल ने बताया कि प्रकृति मानव की आत्मा और मस्तिष्क में निवास करती है। सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को और स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रकृति मनुष्य की देखभाल एक माँ की तरह करती है और मनुष्य प्रकृति की ही गोद में खेल करके बड़ा हुआ और चलना बोलना सीखा है। प्रकृति ने पर्वत पर रहने वाले लोगों को मजबूत बनाया ताकि वह पहाड़ों से औषधि ला करके दवाइयाँ बना सके और समुद्री इलाकों में रहने वाले मनुष्य के बाजुओं को मजबूत बनाया ताकि वह तैर करके मछली पकड़ सके और जीवन यापन कर सके। इस तरह से पर्यावरण में समस्त चीज़ें उपलब्ध कराई प्रकृति ने, जिससे मानव को ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े और उनका जीवन आसान हो सके। ठीक है,
मतलब उस समय सैंपल का मानना था कि प्रकृति ही श्रेष्ठ है। प्रकृति एक माँ की तरह मनुष्य से स्नेह करती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ज़रूरत की सभी चीज़ें पर्यावरण में मौजूद कराती है ताकि उसे किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और उस समय का मनुष्य भी प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति से प्रेम करता था। और उसके बाद हम देखेंगे संभववाद। फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने इसे संभववाद का नाम दिया। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। फेब्रे का विचार है कि कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, सब जगह संभावनाएं हैं और मानव उसके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है। संभावनाओं के उपयोग से स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे मानव को मात्र और मानव को ही प्रथम स्थान प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी, जलवायु या विभिन्न स्थानों की नियतिवादी परिस्थितियों को वह स्थान कदापि नहीं मिल सकता। ब्लास का मानना है कि मानव को अपने वातावरण में रह करके कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वातावरण का दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता होती है। निश्चयवाद में हमने देखा था कि प्रकृति की प्रधानता है और मनुष्य उसका दास है, लेकिन संभववाद में इसका उल्टा है। संभववाद में क्या होता है कि मनुष्य की प्रधानता होती है और प्रकृति को मनुष्य अपने अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य प्रकृति से कोई भी चीज़ ले सकता है और उसे अपने तकनीकी कौशल और ऊर्जा के माध्यम से उसका विकास कर सकता है। मतलब ये जो है फेब्रे का विचार था कि कहीं अनिवार्यताएं नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। यानी मनुष्य जो है प्रकृति से वो सभी चीज़ें ले करके अपने अनुसार उसे अपने बुद्धि कौशल से उसे और भी कीमती बना सकता है। और ब्लास का भी ये मानना था कि मनुष्य वातावरण में रह करके कार्य करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनुष्य उसका दास है प्रकृति का। मनुष्य जो भी चाहे वो जो है पर्यावरण और वातावरण के साथ कर सकता है। मनुष्य के अंदर वातावरण में परिवर्तन लाने की एक असीम क्षमता होती है। तो सीधे सीधे बोले तो संभववाद में मनुष्य को प्राथमिकता दी गई है, यानी प्रधानता इसमें मनुष्य की है और पर्यावरण को एक दास के रूप में इसमें बताया गया है। यानी पर्यावरण के पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी मनुष्य के पास। आज का मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति के माध्यम से इतना आगे चला गया है कि वह किसी का भी दास नहीं हो सकता। वह जो चाहे वह प्रकृति के साथ कर सकता है। मनुष्य पहाड़ों को काट करके रास्ता बना सकता है, नदियों के ऊपर ब्रिज बना सकता है और चांद तक जा सकता है, वर्षा करा सकता है और मौसम की जानकारी दे सकता है। मनुष्य वह तमाम कार्य कर सकता है जो पिछले के समय में नहीं कर सकता था। आज का मनुष्य पिछले समय से आगे निकल चुका है, इसलिए अब मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद की विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है। इस विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुरूप मनुष्य ना तो प्रकृति का दास ही है और ना ही उसका स्वामी, और ना ही मानव कार्य करने की क्षमता असीमित है। मानव को प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। अतः प्रकृति नियंत्रण को कम किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर कोई निर्णय लेना चाहिए, यही इस विचारधारा का मूल मंत्र है। टेलर का एक विचार है रुको और जाओ, नियतिवाद के विचारधारा के नाम से जाना जाता है, जिसमें रुको का अर्थ है कि मनुष्य को उन क्षेत्रों में विकास से बचना चाहिए जहां पर्यावरण प्रतिकूल है या जहां विकास से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। और जाओ का अर्थ है कि मनुष्य को उन क्षेत्रों में विकास करना चाहिए जहां पर्यावरण अनुकूल है और विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी आपने निश्चयवाद में आपने पढ़ा कि जो है प्रकृति श्रेष्ठ है, प्रकृति की पूजा करता था उस समय मनुष्य, लेकिन संभववाद में क्या हुआ कि प्रकृति शून्य हो गई और मनुष्य शक्तिशाली हो गया। उस समय मनुष्य जैसा चाहे वैसा प्रकृति का उपयोग करता था, बिना ये सोचे कि हमें प्रकृति से क्या क्या नुकसान हो सकता है।
लेकिन नौ निश्चयवाद हमें ये बता रहा है कि प्रकृति का उपयोग करो, लेकिन एक दायरे में रह करके, क्योंकि अगर हम प्रकृति को जो है दुष्प्रभाव मतलब प्रकृति का बहुत अधिक उपयोग करेंगे, उसे जो है हानि पहुंचाएंगे, तो इससे वापस हमें ही उसके प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम जो है अत्यधिक पेड़ काटेंगे, जंगल को ख़त्म कर देंगे, तो वापस से प्राकृतिक आपदा से हम ही प्रभावित होंगे। तो यही नौ निश्चयवाद कहना चाह रहा है कि आप प्रकृति का उपयोग करो, लेकिन एक दायरे में रह करके। वैसा कार्य मत करो मतलब कि जहाँ पे पर्यावरण दूषित हो रहा है वहाँ पर्यावरण का विकास करो, ना कि नुकसान करो। और जहाँ पे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है वहाँ पे विकास करो। तो मतलब ये बीच का रास्ता बताता है नौ निश्चयवाद, कि जिससे जो है दोनों का नुकसान ना हो। और इसमें इस विचारधारा में किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, ना ही मानव को श्रेष्ठ बताया गया है, ना ही प्रकृति को। इसमें ये बताया गया है कि दोनों को एक दायरे में रह कर के विकास करना चाहिए, जिससे ना ही मनुष्य प्रभावित हो और ना ही पर्यावरण प्रभावित हो। तो ये था हमारा मानव भूगोल का यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा मानव का जो है प्रकृति के साथ क्या संबंध है, निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और नौ निश्चयवाद। अगर आपको समझ आया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।